राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री को लेकर मंथन शुरू। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अर्जुन राम मेघवाल रेस में सबसे आगे। गजेंद्र शेखावत और दिया कुमारी के नाम पर भी लग सकती है मोहर। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर नतीजा आज। रुझानों में जेडपीएम ने बहुमत के आंकड़ों को किया पार। एमएनएफ 10 सीटों पर सिमटी, बीजेपी को 2 तो कांग्रेस को महज 1 सीट। तेलंगाना में जीत के बाद कांग्रेस में मंथन जारी। विधायक दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे सीएम पद का फैसला। साइक्लोन मिचोंग के चलते चेन्नई में भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात। एयरपोर्ट के रनवे पर भरा पानी। रात 11 बजे तक बंद करी गई सभी उड़ानें। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की सदस्यता बहाल। सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा का निलंबन किया रद्द। फर्जी हस्ताक्षर मामले में की गई सदस्यता रद्द। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। झालावाड़ जिले की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली खानपुर विधानसभा सीट पर कड़े मुकाबले में कांग्रेस के सुरेश गुर्जर ने जीत हासिल की है। सुरेश गुर्जर ने भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र नागर को करीब 8,256 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। बता दें, नरेंद्र नागर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं और खानपुर विधानसभा क्षेत्र पिछले 15 सालों से भाजपा कर रहा है, जहां पहली बार कांग्रेस के सुरेश गुर्जर ने भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने का काम किया है। साथ ही मीडिया से बात करते हुए नवनिर्वाचित विधायक सुरेश ने अपनी जीत को कार्यकर्ताओं की जीत बताया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर गुर्जर का स्वागत किया। देखो, ये जीत जनता की जीत है। मुझे हर समाज का, हर वर्ग का और मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला। इनके दम पे मैं चुनाव जीता हूँ। जो जनता ने जो आशीर्वाद दिया, जनता की आशाओं पर खरे उतरेंगे, काम करके दिखाएंगे। खानपुर विधानसभा वो तो हारने वाले से बोलता है मैं तो जीत गया, मैंने काम किया 5 साल से। लोगों के बीच में रहे और क्या है। 5 साल जनता की सेवा की, जनता के सुख दुख में रहा हूँ। प्राथमिकता तो बहुत सारी है। जो क्षेत्र में जो विकास नहीं हुआ है, प्रयास करूंगा मैं कि जो जनता के लिए जो भी काम कर सकूंगा। और वहीं उत्तर अजमेर विधानसभा सीट से बीजेपी के वासु देवनानी ने जीत हासिल की है। जीतने के बाद उन्होंने क्षेत्र की जनता का आभार जताते हुए कहा है कि ये जीत राष्ट्रीयवादी विचारधारा, सनातन और कार्यकर्ताओं की जीत है। देवनानी ने कहा है कि अजमेर सनातनियों का है, साथ ही राष्ट्रवादियों का है। ऐसे में इन्हें चुनौती देने वालों की दाल कभी नहीं गलेगी। देवनानी ने अजमेर में विकास करने के वादे को भी दोहराया है। निश्चित रूप से जिस प्रकार का एक चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है, उसका मूल कारण कि जनता में जो कांग्रेस राज के प्रति उनकी निराशा थी, वो लोग त्रस्त थे। वहाँ युवकों को लगा कि पेपर लीक हो रहे हैं, अब हमको पारदर्शिता के साथ हमारा साथ न्याय होगा। महिलाओं को लगा कि हमारी इज्जत की रक्षा होगी और बिजली वालों को लगा कि भाव इन्होंने जो झूठे वादे किए थे उसका पर्दाफाश होगा और उसके कुशासन और जंगल राज का अंत होने का जो भाव था, उसने बीजेपी को 115 सीटें दिलाई। और साथ में मोदी जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां थी, जो मैजिक था, उसका भी असर दिखा, जिसके कारण से लोगों में विश्वास चला कि डबल इंजन की सरकार होगी तो ही राजस्थान का और अजमेर का विकास हो सकता है। चित्तौड़गढ़ जिला अभिभाषक संस्थान के चुनाव आगामी 8 दिसंबर को होने जा रहे हैं। इसकी जानकारी निर्वाचन अधिकारी एसपी सिंह राठौड़ ने दी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में इस साल सभी अभिभाषकों संस्थानों में चुनाव प्रक्रिया एक साथ शुरू की गई है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई है और कल शाम 5 बजे तक नामांकन किया जा सकता है। वहीं 8 दिसंबर को बैलेट पेपर से मतदान करवाया जाएगा और उसी दिन देर शाम को परिणाम जारी कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन चित्तौड़गढ़ में जो चुनाव हो रहे हैं 8 तारीख को, वो राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में
दिसंबर के द्वितीय शुक्रवार को चुनाव कराए जाने प्रस्तावित है और उसी संदर्भ में चित्तौड़गढ़ में भी वो चुनाव हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में आज दिनांक 4/12/2023 को दिन में 2 बजे से 5 बजे तक फार्म मिलेंगे और कल 11 बजे से 2 बजे तक फार्म मिलेंगे और उसके बाद कल सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक फार्म जमा होंगे। परसों के दिन 6 तारीख को सुबह 2 बजे तक नाम वापस लेने का रहेगा और 2 बजे बाद प्रत्याशियों के विचार होंगे और 7 तारीख को 2 से 4 बजे तक बैलेट मतदान होगा, पोस्टल मतदान होगा और 8 तारीख को सुबह 9 से 3 बजे तक मतदान होगा और 3:30। और वहीं पंजाब के फिरोजपुर के कस्बे में एक नाबालिग लड़की के साथ 4 युवकों ने दुष्कर्म किया है। पीड़ित लड़की के पिता ने बताया कि उनकी बेटी सरकारी नौकरी के लिए रोजाना की दौड़ लगाती थी, लेकिन उस दिन कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ की और विरोध करने पर नशीली दवा उसके मुंह में डाल दी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और उन दरिंदों ने उसके साथ रेप किया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने उन 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 15 साल मेरी उम्र है। मैं 9वीं क्लास ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ 4 ਮੁੰਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਪੰਮਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ 4 ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਫਿਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੇ ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਰੋਡ ਤੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਹਟੀਆਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ 5 ਜੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬ 5 6:30 ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ ਦੌੜ ਲਾਉਣ। ਤਿਆਰੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜੋਬ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪਿਆਈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪਿਆਈ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਥਾਣਾ ਮਮਦੋੜ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਥਾਣਾ ਮਮਦੋੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 183/23 ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ और टीमें बनाई गई है, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। धन्यवाद जी। थैंक यू। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और अन्य दलों को मिली करारी हार के बाद एरा नेशनल पार्टी यानी ANP के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यमयू दुआ ने तंज कसा है। दुआ ने कहा है कि अगर इसी तरह से सारी पार्टियां लड़ेंगी तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत तय है। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने पर जोर दिया। सालों से ये गुलाम रहे हैं। हार जयचंदों की वजह से हुई है, हार टुकड़े टुकड़े गैंगों की वजह से हुई है, हार इनके अहम और ये जो फूले हुए थे कि मैं तो कर्नाटका जीत गया, मैं बंगाल जीत गया, मैं ये भी जीत जाऊंगा, और ये बड़े VVIP कल्चर में जी रहे थे। लोगों को नज़रअंदाज किया, नौजवानों को नज़रअंदाज किया, बहुसंख्यक लीडरों को नज़रअंदाज किया, और ये वसी मनुवादी पे उसी ढर्रे पे जिस ढर्रे पे RSS BJP चल रही थी हिंदुत्व को नारा लेकर के, उन्होंने भी हिंदुत्व का नारा लिया। जब हिंदुत्व का नारा लिया तो जनता ने कहा कि मेरे को बेवकूफ़ समझ रखा है कि अगर हिंदुत्व में मुझे वोट ही देना है तो मैं तुम्हें क्यों दूं, मैं BJP को दूंगा।
वो तो सभी जानते हैं कि वो हिंदुत्व की बात करता है और हिंदुत्व की बात कर रहा है, तो और तुम भी वही कर रहे हो, तुम भी मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हो, तुम भी पूजा पाठ कर रहे हो, तुम भी जो है अपने मुख्य मुद्दा से मुझे और वहीं राजधानी दिल्ली में दूसरे सुनील जैन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया है। श्री फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने जोशीले मुकाबले में भाग लिया, जो क्रिकेट और समुदाय के प्रति सुनील जैन के गहरे जुनून को दर्शाता है। बता दें, टूर्नामेंट में शोभन्या ने खिताब जीत लिया और वहीं विजेता ट्रॉफी हासिल किया। वहीं सोनात उप विजेता रही है। साथ ही विजेता को 50,000 रुपए और उप विजेता को 30,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। ये सेकेंड सुनील जैन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट बहुत सक्सेसफुल रहा। पहला हमने फरीदाबाद में कराया था विजय भाई के ग्राउंड पे, बहुत कोऑपरेशन रहा था इनका। इस बार हमने श्री फोर्ट क्रिकेट स्टेडियम में कराया है और बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट रहा। 15 मैचेस हमने कराए हैं, 8 टीमें पार्टिसिपेट की और मतलब कोइंसिडेंटली लास्ट ईयर वाला भी सुबानिया क्रिकेट क्लब नहीं जीता था और इस बार भी सुबानिया ही जीत गया। तो नरेंद्र जी कुछ इसमें पता नहीं क्या मंत्र लगाते हैं, लेकिन सुबानिया बहुत पुरानी टीम है एंड कंग्रेचुलेशंस टू देम। हमारा इस प्रकार का प्रोग्राम है कि हम महिला क्रिकेट को बढ़ावा दें एंड सुनने में ऐसा आता है कि कोई टूर्नामेंट कराते हैं तो गर्ल्स की अभी 12 लड़कियां भी इकट्ठी नहीं हो पा रही हैं। तो कोचिज़ को भी इस पे ध्यान देना पड़ेगा, जो क्रिकेट क्लब के सेक्रेटरीज आए हुए हैं उनको भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो गर्ल्स को बढ़ावा दें। उनको अभी तो शुरू में हो सकता है कि बॉयज़ के साथ मिलके खिलाएं, जो भी ट्रेनिंग करनी है। हैरी भाई भी बहुत उसमें लगे रहते हैं, तो इसका डेफिनेटली हम इसको प्रमोट करेंगे आने। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजय उत्सव मनाया। गुजरात के दाहोद जिले में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर पटाखे चलाए और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। सभी ने पीएम मोदी का धन्यवाद देते हुए लोकसभा में बीजेपी की जीत का दावा किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली बम्पर जीत पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने रिएक्शन दिया है। मनोहर लाल ने कहा है कि चारों ही चुनावी राज्यों में बीजेपी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। केंद्र की योजनाओं की वजह से बीजेपी को ये प्रचंड जीत मिली है। उन्होंने कहा है कि 3 राज्यों में हमें स्पष्ट बहुमत मिला है, तो तेलंगाना में भी बीजेपी ने 10 सीटों पर बढ़त बनाई है। साथ ही सीएम मनोहर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। और वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश चुनाव में मिली हार पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर इशारों में ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ा है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। साथ ही कहा है, अमेरिका जैसे विकसित देश में 1 महीने चुनाव होता है। अगर अमेरिका जैसा देश 1 महीने काउंटिंग कराता है तो आपको किस बात की जल्दी है? देश के लिए लोकतंत्र और संविधान बचाना प्राथमिकता है। जनपद सहारनपुर में पुलिस अपराध की रोकथाम के लिए धरपकड़ अभियान चला रही है। वहीं इसे एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा और एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोरी गैंग का खुलासा किया है। मंडी थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरों के कब्जे से चोरी के 8 बाइकें भी बरामद की हैं। जी हाँ, मंडी पुलिस द्वारा बहुत ही अच्छा काम ये किया गया है। एक मोटरसाइकिल चोरी का गिरोह था जिसको पकड़ा गया है और इसमें 3 लोग हमारे मेनली जो अक्यूज हैं वो पकड़े गए। इसमें जो चोरी करने में इन्वॉल्व रहते थे वो अजीम और सद्दाम, ये दोनों खाता खेड़ी के रहने वाले थे और एक फर्नीचर पूरा कारखाना है, वहाँ पे काम भी किया करते थे। नशे के आदी थे, नशे की लत की वजह से ये मोटरसाइकिल चोरी कर लेते थे। और ये जो अजीम है उसका एक जानकार है अमजद, जो कि रहने वाला बेहट क्षेत्र का है। उसके माध्यम से आगे इनको भेजा करते थे। अमजद 4 से 5 हज़ार रुपये में एक मोटरसाइकिल जो स्प्लेंडर सुपर स्प्लेंडर जो गाड़ियाँ बरामद हुई हैं उनको भेजा करता था और इससे ये आपस में पैसे बांट कर, जैसे मैंने बताया, नशे के आदी थे तो ज़्यादातर खर्चा इनका नशे में रहता।
खबर पंजाब के फिरोजपुर से है, जहां सिविल अस्पताल में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान ओपीडी बंद रही और मरीज परेशान होते नजर आए। दरअसल कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए और डीए की बकाया राशि जल्द ही जारी की जाए। साथ ही अस्पताल कर्मियों ने कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं पूरी की गई तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ EMPLOYEES ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ 4/9/14 ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਏਰੀਅਰਸ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ PSMSU ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਅੱਜ 28 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਰਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਆ ਪੂਰਾ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ। ਅੱਜ 25-26 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਕੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ 1 ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲੀ ਜਿੰਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ MLA ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। पंजाब के धुरी विधानसभा क्षेत्र से श्रोमणी अकाली दल के पूर्व विधायक और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भाई गोविंद सिंह लोंगोवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के भगवत मान सरकार पर निशाना साधा। गोविंद सिंह लोंगोवाल ने कहा कि सरकार ने जनता से कई वादे किए लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जितना विकास कार्य बादल सरकार में हुआ है उतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं। देखो साडा धूरी नाल खासा मोह प्यार है, बड़ा लंबा समा सी धूरी हल्के की सेवा की है। गली गली फिर के घर घर जाके असी लोगों ने दुख तकलीफा सुनिया, इतने काम करे और करोड़ों रुपया जोड़ा सारा प्रकाश सिंह बादल ने मुख्यमंत्री सी धूरी हल्के को दिता, गली गली लाया। बहुत खुशी है। अज भी साडे लोग जोड़े धूरी वाले सानू बहुत प्यार करते हैं। उस तरह ही मान सत्कार जोड़ा इत्थे मिले है, लेकिन बड़े दुख की गल है कि साडे धूरी हल्के तो और साडे ही जिले के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी इत्थों चुने गए ने। अज देखो उन्होंने कोल बहुत बड़ी पावर है, लेकिन धूरी वाल उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं। अज समस्या धूरी दियां उवें खड़ियां ने जिवें पहलां सीआं। तो इस करके मैं समझदा कि लोगों ने बड़े चावां दे नाल सरकार सी बदलाव करके सरकार लियांदी, लेकिन जिस तरह आ 2 सालों के विच लोगों का मोह भंग हो गया, आ सारे लोग दुखी हो गए। जिन्हों मर्जी गल कर लो, व्यापारी नाल गल कर लो, मजदूर नाल गल कर लो, किसान नाल गल कर लो, हर बंदा जिहड़ा है इस गल तो दुखी है कि लोगों ने बहुत बड़ी भुल की है कि ना तो इन्हों कोई सरकार चलाउण दा तजर्बा है, ना ये कुछ काम कर सकते हैं, लोगों नाल विचरदे ने। लेकिन अज असीं देख रहे हैं कि हालात ऐसे ने कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत माड़ी है।
खबर पंजाब के मालेरकोटला से है, जहां पुलिस कप्तान हरकमलप्रीत सिंह खक और एसपी मैडम सुरजीत कौर के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। डॉक्टर जेकर हुसैन स्टेडियम में परेड के बाद शहर के विभिन्न मोहल्लों और बाजारों में पुलिस की 2 टीमों ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान मैडम सुरजीत कौर ने कहा कि माननीय एसएसपी सरदार कमलप्रीत सिंह खक की तरफ से शहर में बुरे तत्वों और नशे के खिलाफ पूरे शहर में यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। बाहुकम एसएसपी मलेरकोटला ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਹੈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਤਪਰ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਡਰ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ शांति का माहौल कायम रखने लिए जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तरनतारन के स्मार्ट सिटी में एक शख्स ने महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने परिवार के बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके बाद मिली जानकारी ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। जानकारी के मुताबिक आरोपी का अपनी ही बुआ के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते आरोपी ने बुआ की गोली मारकर हत्या कर दी। उधर घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर के डीएसपी पुलिस फोर्स सहित पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। उर्फ सिकंदर पट्टी रहिंदा मुंडा ओदी आईटीआई दे लागे उन्हां दा घर आ। शाम दोपहर ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰੁਟੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਟੀ ਮਾਰਦੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਏਦਾਂ ਪਏ ਆ। ਪਾਪਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰਸ਼ੈਨਾਜ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਹਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਬਚ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। तेलंगाना से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया है। इस हादसे में 2 पायलटों की मौत हो गई है। प्लेन क्रैश की लोकेशन मेडक के बाहरी इलाके परिधि रवेली बताई जा रही है। आईएएफ के मुताबिक विमान में 2 पायलट मौजूद थे, उनमें से एक ट्रेनर थे और एक नए कैडेट जो प्लेन उड़ाना सीख रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक प्लेन कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गया। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले मसूरी में मंडल अध्यक्ष राकेश रावत के नेतृत्व में मोल रोड के ग्रीन चौक पर कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के जोरदार नारे लगाए गए। राकेश रावत ने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के संकल्प का यही नतीजा है कि 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जिनका मैजिक आज पूरा विश्व मानता है, उनने जो संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, उसी उनकी जो ये गारंटी है उसी का नतीजा है कि आज मोदी जी का जादू हर जगह सर चढ़ कर बोल रहा है। 3 राज्य में हम क्लीन स्वीप सरकार बना रहे हैं, 4थे राज्य में भी हमारी सीटें बनी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और चारों तरफ आज भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और पूरा भारत इसका जश्न मना रहा है। देखिए, मैं इससे साफ निश्चित होता है कि देश को पता चल गया कि हमारा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने रैली करी है एक बम्पर जीत हुई है हमारी, और देश के सभी लोग नागरिकों को पता चल गया कि हमारे लिए कौन सबसे व्यक्ति विशेष है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इतने प्रचंड के बहुमत से हम लोग यहाँ पर जीते हैं और जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रैलियाँ हुई हैं प्रचंड बहुमत से हम जीते हैं। और 2014 से लेकर लगातार 24 भी आने वाला है। 2024 से 14 से आपने लगातार देखा होगा कि जहाँ भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार
वहाँ पर बम्पर जीत हुई है और लगातार हम बहुत ही बम्पर जीतों से जीत रहे हैं। इसी के लिए मैं सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद बारलोगंज से शीतला देवी मंदिर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किए जाने से सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों की उम्मीद जगी है। वन विभाग और ग्रामीण निर्माण विभाग ने सड़क बनाए जाने को लेकर संयुक्त निरीक्षण किया ताकि रोड के निर्माण कार्य को शुरू किया जा सके। आपको बता दें, बारलोगंज से शीतला देवी मंदिर जाने के लिए सड़क करीब 800 मीटर बननी है। निरीक्षण के दौरान मौजूद मसूरी वन प्रभाग के रेंज अधिकारी शिव प्रसाद गोरेला ने बताया कि बारलोगंज शीतला देवी के नाम से सड़क बनाई जानी है, जो मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल थी। हाँ, ये सड़क की जो घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत हम लोग आज यहाँ पे ज्वाइंट इंस्ट्रक्शन में आ रखे हैं वन विभाग के साथ। और इसकी लंबाई लगभग 800 मीटर के करीब है और चौड़ाई 7 मीटर तक हम लोग इसके लैंड एक्वायर के लिए प्रपोजल बनाते हैं। और इस बीच में जब ज्वाइंट इंस्पेक्शन होने के बाद जब भी पेड़ों की गणना होगी, उसी के हिसाब से जब तक वन विभाग और रेवेन्यू विभाग जो है परमिशन नहीं देता, उसके बाद ही हम लोगों का रूल है। अभी इनिशियल स्टेज में है। जैसे ही यहाँ से स्वीकृति मिलेगी उसके बाद इसका प्रपोजल शासन को जाएगा और उसके बाद तभी जब पैसा स्वीकृत हो जाएगा तो उसके बाद कार्य होने की संभावना है। ये बालोगंज शीतला देवी मंदिर के नाम से ये रोड है। यहाँ पे ये मुख्यमंत्री की घोषणा में हो रखी है इसका। तो अभी तो इसका प्रपोजल बनाया जा रहा है। अभी ये RES और वन विभाग द्वारा आज यहाँ पे ज्वाइंट वेरिफिकेशन हो रहा है कि कितने पेड़ उसमें आएंगे। तो यहाँ पे फिर उसके बाद पेड़ों की गणना की जाएगी। गणना करने के बाद फिर ये आपस जब साहब देखेंगे उसके बाद फिर शासन को जाएगा क्या होता है। हाँ, अभी तो प्रपोजल बनाया जा रहा है, टाइम तो लगेगा अभी। यूं तो तमाम साधु संतों और उनके वैराग्य की कहानियां आपने सुनी ही होगी और उनकी इष्ट कृपा का अनुभव भी किया ही होगा, लेकिन जयपुर में एक ऐसी साध्वी हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पर अपने परिवार के साथ ही चल पड़ी हैं। वो गृहस्थ धर्म का भी पालन करती हैं और संन्यास धर्म का भी। हम बात कर रहे हैं साध्वी वैष्णवी ज्योतिषाचार्य की, जिन्होंने नवतेज टीवी से की खास बातचीत। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। दरअसल खास मुलाकात में अक्सर आपने देखा होगा कई विषय से जुड़े लोगों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि संबंधित विषय में वो वहाँ पर पहुँचे कैसे, उस पायदान पर उनका योगदान क्या रहा। आज इस खास मुलाकात में जिस व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं, दरअसल वो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति, और लंबा अरसा या लंबा अनुभव की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन जितना अनुभव और जितना आध्यात्मिक ज्ञान और जितनी प्रेरणा सनातन के लिए काम करने की इनको मिली है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। मेरे साथ आज इस खास मुलाकात में मौजूद है साध्वी वैष्णवी ज्योतिषाचार्य। मुलाकात करते हैं। साध्वी जी, आपका स्वागत है नवतेज टीवी। जय श्री राधे, सभी को जय श्री राधे। साध्वी जी, मुलाकात के इन सवालों की फहरिस्त में मेरा पहला सवाल वही है, एक गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक चीज़ें, आध्यात्मिक व्यवस्थाएं और सनातन की यात्रा। जानना चाहेंगे आध्यात्मिक यात्रा शुरू कहाँ से होती है? बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है उसके 3 साल 5 साल की उम्र में वो जब वो समझदार बनता है, उसे तभी सनातन धर्म को ग्रहण कर लेना चाहिए। और सत्य भी यही है, हिंदू धर्म में यही कहा गया है कि सनातन धर्म को जितना साथ लेके चलेंगे उतनी ही ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, जिस चीज़ को अभी तक हम लोग बहुत पीछे करते चले आते हैं कि एक दिन में अगर 24 घंटे हम देखते हैं, 24 घंटे में से अगर हम 5 मिनट भी अपने ठाकुर जी को ना दे सकें तो मैं नहीं मानती हूँ वो उसका जीवन एक सफल जीवन है। चाहे वो कितने भी बड़े पैसे में हो या फिर कहीं भी किसी बड़ा व्यापार कर रहा हो, उसका जीवन सफल नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने मुझे बोला कि आप सनातन धर्म और इसमें गृहस्थ जीवन को साथ लेके चल रहे हैं, मेरे ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठे थे कि गृहस्थी जीवन के साथ में आप साध्वी कैसे बन गए। तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे अभी कोरोना हमने देखा था, हम कहीं और नहीं जाएंगे, कोरोना बहुत बड़ी महामारी थी, किसी ने कभी सोचा नहीं था कि इस महामारी से हमें इस तरीके से सामना करना पड़ेगा। जब एक घर से माँ बेटे को नहीं मिल सकेगी, मतलब उसकी डेड बॉडी के पास में नहीं जा पाएगी, या बहुत सारी चीज़ें सबको पता है, ठीक है। उसके बाद में हमने ये देखा कि नहीं, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। उसके बाद में अगर हम जहाँ चलते हैं गृहस्थ जीवन के साथ में, तो मैं खुद एक गृहस्थ जीवन से हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं
और मैं पूरी तरीके से फैमिली से हूँ। बट जब बच्चे जब पैदा हुए उसके बाद में मैंने एक बहुत बड़ा एक ठाकुर जी का आशीर्वाद मान सकते हैं आप। और लोग कहते हैं ये सब भ्रम है कि कोई आदेश और कोई आशीर्वाद नहीं होता, पर मैं ये कहती हूँ कि कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि ऐसे कहा गया है प्रत्यक्ष को परिणाम की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बहुत बड़ा आदेश और मतलब ठाकुर जी का एक आशीर्वाद मिला कि मैंने गृहस्थी में रह के जो कर्म करने थे मैंने किए, बट अब मुझे अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित कर देना चाहिए। परिवार ने पूछा नहीं कभी? आध्यात्मिक रास्ते पर आप चलना शुरू कर चुके थे, गृहस्थ की जिम्मेदारियां भी थी, और आप अमूमन उस भारतीय संस्कृति से आती हैं जहां पर गृहस्थ की तमाम जिम्मेदारियां, शादी विवाह, रिश्तेदार नातेदार और वो तमाम सामाजिक पराकाष्ठाएं, बंदिशें, जिम्मेदारियां, तो कभी लगा नहीं, परिवार ने कहा नहीं कि कहाँ तुम गृहस्थ की बजाय इसमें पड़ी हुई हो, क्यों टाइम बिगाड़ रही हो, या ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी? नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये दुनिया है। इसने जब भगवान को नहीं छोड़ा तो फिर मैं तो बहुत छोटी सी इंसान हूँ कि नहीं, मुझे क्यों नहीं पूछेंगे कि आप इस तरीके से, मतलब कुछ लोगों का कहना ये है कि फालतू की भक्ति है, फालतू की श्रद्धा है। ऐसा कुछ नहीं होता है अपने परिवार को पीछे करके। पर मैंने यही कहा, मैं आप सबसे भी कहना चाह रही हूँ कि जिस दिन मैंने अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी उस दिन मैं अपना गृहस्थी जीवन त्याग दूंगी। ये सबसे बड़ी बात है, और अगर जिंदा रही तो, क्योंकि आने वाला कल कभी किसी ने देखा नहीं है, और साध्वी बनने का यही एक मकसद है कि आने वाले कल का कोई पता नहीं है। और मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं साध्वी तब बनूंगी जब अपने बच्चों की शादी कर दूंगी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है, उससे पहले मैंने बहुत इन्जॉय किया अपनी लाइफ को। बट क्या मैं ये मान सकती हूँ कि क्या पता बच्चों से पहले ही मैं चली जाऊँ? ये भी सत्य है, क्योंकि मौत कब किस वक्त आ जाए किसी को कोई पता नहीं है। तो मेरा एक जो सबसे बड़ा निर्णय मान लीजिए आप, मैंने परिवार, और सबसे खुशनसीब मैं वहाँ हूँ कि पतिदेव, बच्चे। मैं उसी पे आ रहा था, पतिदेव सहयोग करते हैं इसमें? बिल्कुल, मैं बहुत खुशनसीब हूँ इसमें, और ये मैं नहीं हूँ, ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है। मतलब पतिदेव, बच्चे, सब ने यही बोला कि ठीक है, आप सिर्फ अपना कर्म करते हैं। मुझे इतना पता है कि मुझे बच्चों का खाना बनाना है, उनकी केयर करनी है, इसके अलावा मैं अपनी गृहस्थी में और कुछ नहीं। मेरा जो कर्म है मैं वो कर्म कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को पूरा तरीके से ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है। और मैंने जैसा कि अभी बताया कि सिर्फ ये साध्वी, जो जिन लोगों ने क्वेश्चन पुटअप किया था मुझसे कि आप गृहस्थ में रह के साध्वी कैसे बन सकते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाह रही हूँ कि कल किसने देखा? आप लोग ये कह सकते हैं कि नहीं, मैं अपना पूरी ज़िंदगी जीने के बाद मैं ठाकुर जी को दूंगा, तो ये तो कोई मैं नहीं मानती हूँ ये कोई भक्ति है, या फिर आपके मन में कोई ठाकुर जी को लेके कोई सवाल है। ऐसा नहीं है। आप अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे से जी के और बुढ़ापे में ठाकुर जी को याद करते हैं कि अब हमें बुला लें, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आपको करना है, भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली है, ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि जो मुझे जिस वक्त याद करता है मैं उसके लिए वहीं खड़ा हूँ। वर्तमान समय की अगर बात करें, ये तो आपका व्यक्तिगत जीवन हो गया, आपका आध्यात्मिक जीवन हो गया। वर्तमान समाज की जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी जो आ रही है, और जिस तरीके आध्यात्मिकता के लिहाज से कभी ये बवाल होता है कि मंदिरों में हम जींस पहन करके क्यों नहीं जा रहे हैं, ये बयान होता है कि महिलाओं को अधिकार क्यों नहीं है, यानी कि जो बंदिशें किन्हीं कारणों से लगाई गई थी या उसके पीछे पुराने लोगों के क्या ख्यालात थे, तमाम चीज़ें थी। लेकिन वर्तमान मीडिया, वर्तमान आधुनिकीकरण, वर्तमान फिल्में, वर्तमान बॉलीवुड, ये तमाम चीज़ें, आपको नहीं लगता है कि वो पथभ्रष्टता इतनी ज़्यादा हो चुकी है, अब वाकई में उन पर बंदिशें लगने की आवश्यकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये, और लगना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं तो वो सब सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, और हिंदू सनातन धर्म पीछे जा रहा है, इंसान को काट रहा है, उसमें कोई भाव नहीं है। अच्छा, कोई दूसरा व्यक्ति अगर कहीं मरा हुआ है तो उसको छोड़ के निकल जाएगा, इससे ज़्यादा अच्छा अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि घोर कलयुग ने पैर रख दिया है अपना। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि कलयुग का सिर्फ कली ने पैर रख दिया है। कली का एक पैर रखना हमारे लिए इतनी बड़ी आपदाओं का, विपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जब कलयुग पूर्ण तरीके से आ जाएगा तो फिर हम शायद, हमारी जो पीढ़ी है वो मैं नहीं मानती हूँ कि भगवान को कभी देख भी पाएगी। उनको सिर्फ खंडरों में मिलेंगे। भगवान क्या होते हैं ये कोई नहीं देख सकता है। तो मैं जिस तरीके से देख पा रही हूँ कि अभी हिंदू सनातन धर्म को जो बढ़ाने की हम लोग बात कर रहे हैं, सभी युवा पीढ़ी से, वृद्ध अवस्था में तो लोग करते ही हैं, लेकिन युवा पीढ़ी से एक विशेष निवेदन करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को और खुद, जब हम खुद अगर संस्कार से होंगे तो अपने बच्चों को बहुत सारे संस्कार दे पाएंगे। पढ़ाने लिखाने के साथ साथ इतना सा करें कि उनको एक भाव दें कि अगर कोई कहीं व्यक्ति परेशान है या फिर किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम से पहले वो आपकी प्रॉब्लम लगे, है ना। जो नहीं देते हैं, हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाना है, हमारे बच्चों को इंजीनियर बनाना है,
मेरे बच्चों को मुझे कुछ नहीं बनाना है, मेरे बच्चों को सिर्फ एक इंसानियत के नाते इतना बनाना है कि कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले वो खड़े हो। आपको पहले एक दौर ये रहा है जब तमाम परिवार उन तमाम आध्यात्मिक नियमों का पालन करते थे तो शायद उनको देखते हुए बच्चे सीखते थे, लेकिन जैसे जैसे परिवारों से चीज़ें गायब हुई है, अब बच्चे ना तो उस मोबाइल से बाहर आ पा रहे हैं, ना उन चीज़ों से, उस बाजार से बाहर आ पा रहे हैं जो बाजारों ने जानबूझ के खींच रहा है। यानी कि परिवार से जो चीज़ें खत्म हुई उनका असर बच्चों पे होगा कैसे? एक दौर था जब परिवार में रामायण का पाठ होता था तो बच्चे सीखते सीखते बड़े होते थे, लेकिन आज वो तमाम चीज़ें गायब हो चुकी हैं। सारी चीज़ें इसलिए गायब हो चुकी कि हमारी संस्कृति गायब हो चुकी है, हमारा धर्म गायब हो रहा है, हमारी पूजा पाठ गायब हो रहे हैं, हमारे वेद संस्कार, हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हमें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। ठाकुर जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर आप मन से किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी और के लिए। जो आपने कहा कि अभी जैसे कोई किसी जगह पे मतलब बीमार है या फिर वो है, अब आज की युवा पीढ़ी क्या करती है, उसको छोड़ के निकल जाएगी। इवन उसके माँ बाप पे लेते हैं हम कि घर में एक बूढ़ी माँ है तो और वो अगर बीमार है या फिर कुछ और है तो उसके साथ में वो क्या करेंगे कि इनकी अवस्था ऐसी है, वृद्ध अवस्था में, इसलिए इतना परेशान, उनके भाव को नहीं समझेंगे। अब जब अगर भाव नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने अभी बोला बच्चों को संस्कार, बच्चों को तो बहुत दूर की बात है संस्कार देना। उस पीढ़ी में जब तक खुद में संस्कार नहीं आएंगे तब तक वो बच्चों को भाव को कहाँ संस्कार दे पाएंगे? ऐसा नहीं है। सबसे पहले अपने भाव, सभी युवा पीढ़ी से मैं निवेदन करना चाहूँगी, आप लोगों से ही हमारा धर्म बचा रहेगा। आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि ज़्यादा नहीं, 24 घंटे में सिर्फ एक माला सुबह और एक माला शाम को ठाकुर जी की, एक छोटा सा निवेदन है। मैं बहुत छोटी उम्र में हूँ, मैं इतना बड़ा मतलब वो लेके नहीं चल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रत्यक्ष परिणाम की ज़रूरत नहीं होती है। अगर किसी को ये देखना है कि हिंदू सनातन धर्म में कितनी ताकत है तो मैं बता सकती हूँ कितनी ताकत है। उनके मंत्रों में, उनकी जो पूजा पाठ के जो वेद हैं और जिन्हें हम पढ़ते हैं वो प्रत्यक्ष परिणाम देते हैं। मैंने एक चीज़ और महसूस किया है, जानकारी में मुझे मिला है कि आप जो है मंत्र चिकित्सा या कई प्रकार की औषधियाँ भी आपके पास ऐसी हैं जिनसे आप कई लोगों का इलाज भी कर चुकी है, अपने ज्योतिषीय प्रभाव से, अपने अध्यात्म के प्रभाव से। क्या जानकारी सही है? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये मेरे को ठाकुर जी का एक आदेश मान लीजिए आप, और माता रानी साथ में रहती हैं, अपने दरबार लगता है, चौकी लगती है, बहुत सारी कथाएं भी चलती हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आते भी हैं, बट उन्हें मैं नहीं करती हूँ, उन्हें सब ठाकुर जी और माता रानी ही ठीक करती हैं। और रही बात, मैंने इसलिए ये बोला कि आपने जो बोला भी जड़ी बूटियों से, डॉक्टर जब दवाई देता है ना तो वो स्लिप पे दवाई लिख के और दे देता है, लेकिन ठाकुर जी ने भी बहुत बड़ी बात बोली कि अगर मैं यहाँ किसी उद्देश्य से आई हूँ, इस जीवन में मेरे को बहुत बड़ा उद्देश्य मिला यहाँ आने के लिए, मैं उसे पूर्ण करना चाहती हूँ, मुझे लोगों की सेवा करनी है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं इसलिए नहीं बढ़ रही हूँ कि मुझे कोई ही पॉलिटिक्स में जाना है या मुझे किसी प्रकार का कोई स्वार्थ है, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है, ना मुझे किसी नेताओं से कोई फ़र्क पड़ता है। बट मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रही हूँ कि जड़ी बूटियों में इतनी शक्ति है, अगर उनको मंत्रों से वैदित किया जाए। हम लोग क्या करते हैं, उन्हें जड़ी बूटियों को अभिमंत्रित करते हैं अपने मंत्रों से, जैसे 1.25 लाख जप होते हैं उनसे ना, तो वो बहुत इफ़ेक्ट करती है और काफ़ी लोग ठीक हुए भी हैं। किसी के किसी भी प्रकार का जो रोग होता है, जैसे कैंसर हुआ, पीलिया हुआ, टाइफाइड का झाड़ा लगता है, पीलिया का झाड़ा लगता है। हाँ, काफ़ी लोग, अब लोग बोलते हैं इसमें भ्रम है। माता जी आप भ्रम कर रहे हैं, नज़र का कोई झाड़ा नहीं होता है। क्यों नज़र नहीं होती? आप बताएं हमें कि नज़र नहीं होती। नज़र होती है, विज्ञान मानता है इस चीज़ को और मानना पड़ेगा। जिस तरीके से आने वाला जो कल आ रहा है उसे मानना पड़ेगा, लेकिन ये सब ऊपर वाले की कृपा है और उसे आपको मानना पड़ेगा। उसे जब तक आप नहीं मानेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, गृहस्थ जीवन में रह के अगर कोई ठाकुर जी को याद कर रहा है तो सबसे बड़ा आश्रम शायद गृहस्थ आश्रम ही है। तो मैं उनको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ, जो भी हैं मुझसे जुड़े हुए, जो भी साध्वी और संत जो भी हैं, अगर अपनी गृहस्थी को साथ लेके चल रहे हैं तो मैं सभी से ये बोलना चाहूँगी, आप सब उनका सहयोग करें, उनका साथ दें, क्योंकि बहुत जिम्मेदारियों वाला काम होता है कि गृहस्थी को साथ लेके और आप अपने पूर्ण तरीके से ठाकुर जी को समर्पित कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा धर्म मानती हूँ मैं इस चीज़ को। आने वाला कल तो जवाब देगा ही देगा, बट आज मैं इतना ही बोल रही हूँ आपसे। तो ये थे साध्वी वैष्णवी ज्योतिषाचार्य, और दरअसल तमाम राजनीतिक मुद्दों पर मुझे आप लोगों ने अक्सर बात करते हुए देखा होगा, और कई चर्चाएं, परिचर्चाएं राजनीतिक विषयों पर आपने देखी होंगी, और शायद मुझे उसी में देखा होगा। लेकिन आज जिस संत के साथ मैं हूँ, अपने आप में एक अनूठे संत हैं, और जो वाकई में जो आध्यात्मिक योगदान इनका है, इनके भले ही जड़ी बूटियों का ज्योतिषीय विज्ञान हो, मंत्र विज्ञान हो, मंत्र चिकित्सा हो, इन तमाम विषयों में समाज के लिए बड़ा काम कर रही हैं।
और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से आम भारतीय परिवारों को इन्होंने कहा है कि भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए वो जो तमाम जो परिपाटियाँ हैं, तमाम जो हमारे संस्कार है, तमाम जो हमारी संस्कृति है, जो एक दौर में हमारे परिवारों में हुआ करती थी, अगर उनका हम पालन करते हैं तो शायद सनातन और उस आध्यात्म को बचाया जा सकता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति का प्रभाव सिर्फ हिंदुस्तान मानता हो ऐसा नहीं है, पूरा विश्व इस चीज़ को जानता है। विश्व राधे कृष्णा की ओर लौट रहा है और भारत का युवा आज भी उन पब और महंगी गाड़ियों के फेयर में लगातार घूमता हुआ फिर रहा है। यानी कि हमें दोबारा से उस सनातन संस्कृति पर लौटने की आवश्यकता है। कैमरामैन लव कुमार के साथ राकेश कुमार, नॉर्थ ईस्ट टीवी, जयपुर। बंगाल की खाड़ी में अगले 2 दिनों में चक्रवाती तूफान मीचोंग की आशंका है। मौसम विभाग ने इसको लेकर कई तटीय शहरों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अलर्ट जारी होने के बाद ही तटीय क्षेत्रों में प्रशासन अलर्ट पर नजर आ रहा है। चेन्नई के अरकोनम शहर में एनडीआरएफ को स्टैंड बाय पर रखा गया है। स्थिति को देखते हुए सभी इलाकों में मछुआरों और फिलहाल समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चक्रवाती तूफान मीचोंग को लेकर अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का तांडव, अलर्ट मोड पर एनडीआरएफ टीमें। केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मीचोंग ने तांडव मचाया हुआ है। इस तूफान के रौद्र रूप ने जगह जगह तबाही मचा दी है। चारों ओर सड़कों पर पानी पानी हो रहा है और यही नहीं, चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ देखने को मिल रहा है। इस चक्रवाती तूफान ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत कई इलाकों में अपना भयानक तांडव करना शुरू कर दिया है। अभी चेन्नई के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और मूसलाधार बारिश भी हो रही है। इसी की वजह से कई फ्लाइट्स पर भी असर पड़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कहा गया है कि उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान मीचोंग में तब्दील होने की आशंका भी जताई जा रही है। 5 दिसंबर को मीचोंग जैसे ही नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट को पार करेगा, वैसे ही इसकी रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। आईएमडी ने ये भी कहा है कि दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों और उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के आसपास के तटीय जिलों में संपत्तियों और कमजोर संरचनाओं को नुकसान होने की आशंका है। उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी में रविवार को कुछ स्थानों पर भारी से भी अधिक बारिश हुई है। वहीं आईएमडी ने कहा है कि 6 दिसंबर तक छिटपुट बारिश होने और उसके बाद इसमें कमी आने की संभावना भी जताई है। राज्य की राजधानी चेन्नई में भी आने वाले दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। तो चेन्नई मौसम विभाग ने शनिवार रात के लिए तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए बारिश, तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। इस कारण पूरे तमिलनाडु में पुलिस और अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पुडुचेरी को 18 टीमें उपलब्ध करवाई हैं और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए 10 अतिरिक्त टीमों को तैयारी पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।